गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लोग 12th का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा मैं, और वो सुनिए। फिजिक्स के एक ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। उससे एक यूनिट है इस यूनिट के अंडर में ये वाले चैप्टर आएंगे, ये टॉपिक्स आएंगे: चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ये प्रेजेंट चैप्टर है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ये एक यूनिट हो गया। उसके बाद में करंट, उसके बाद में मैग्नेटिज्म, और फिर और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इस वेरी फर्स्ट यूनिट जो आज स्टार्ट करेंगे अपन लोग, इस फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चार्ज। इसके अंदर इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, एट रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या क्या करता है, वो ये सब अपने को इन सारे टॉपिक्स में पढ़ना है। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या क्या करता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उसमें से चार्ज में से फ्लक्स जनरेट होता है, पोटेंशियल क्रिएट करता है। और ये पर्टिकुलर टॉपिक है इस यूनिट का, लास्ट टॉपिक है। और इसके अंदर अपन लोग पढ़ेंगे चार्ज को स्टोर करने के बारे में, ठीक है ना, ये सब। तो इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब है इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब चार्ज। एनीथिंग विच इज ड्यू टू चार्ज, विच इज अबाउट चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। और आप जानते हो कि जब चार्ज मूव करने लग जाता है, ठीक है, किसी भी मूविंग फ्लो को, कोई भी चीज का फ्लो हो रहा है उसको करंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है मूविंग चार्ज। और जब करंट होती है तो उससे मैग्नेटिज्म पैदा होता है। ये बात अपन लोग थोड़ा थोड़ा 10th क्लास में सुन चुके, पढ़ चुके, ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, और वो ये कि ये चैप्टर है, ये जो यूनिट है, इसके लिए भी चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। चार्ज जब मूव करता है तो वो करंट होती है। और फिर इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आएंगे, ओम्स लो, वोल्ट मीटर, अमीटर, ये सब सुने आपने, ये सब आएंगे, रेजिस्टेंस वगैरह, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये रुके हुए चार्ज की कहानी है, ये मूविंग चार्ज की पूरी कहानी है। और जब चार्ज मूव करने लग जाता है वायर्स में, तो उन वायर्स के अंदर, उन कॉइल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने लग जाता है। तो ये मैं एक चीज नोटिस करा रहा हूं कि इस पूरे और भी आगे हैं, चार्ज जब अपनी एनर्जी लूज करता है तो लाइट पैदा होती है। ऐसे करते करते और अप्रॉक्सीमेट आपके 12th क्लास का 60-70% सिलेबस जो है वो कवर हो रहा है। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, चार्ज। चार्ज रुका हुआ है तो ये एक साथ ये यूनिट हो गई। चार्ज मूव करने लग गया तो करंट, और मूविंग चार्ज यानी करंट, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, चार्ज, ठीक है ना। तो अपन लोग सबसे वेरी फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, चार्ज। तो बच्चों अपन लोग चार्ज टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और जितना फंडामेंटल हो सकता है वहां से स्टार्ट करेंगे। देखो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, मैटर। आपके अराउंड जो कुछ भी चीजें दिखाई दे रही है, फर्नीचर है, बुक्स हैं, आपके कपड़े हैं, खाना पीना, सब कुछ लिक्विड, गैस और सॉलिड, तीन ही स्टेट में है ये मैटर। मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम। आपको मालूम है
एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते कि आप जानते हो कि मैटर 118 टाइप्स के होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन एंड फिर देन हीलियम, फिर लिथियम और फिर बेरिलियम, बोरोन और फिर आगे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे आगे तक। और ये एटम्स 118 टाइप के होते हैं टोटल, और उस सारे जो एटम्स हैं उनके एक अरेंजमेंट को अपन लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें हो गई। तो कोई भी मैटर है वो एटम से मिलके बना हुआ है, और एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ये न्यूक्लियस में होते हैं, एटम के सेंट्रल पार्ट में, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जिस वर्ड की अपने को तलाश है, कौन है वो? चार्ज। वो वर्ड जो है इन दोनों के पास है, यानी कि अपन लोग चार्ज, जिसके पीछे लगभग पूरा 12th क्लास का सिलेबस है, उस चार्ज की खोज में निकले और पता पड़ा कि वो चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास होता है। इलेक्ट्रॉन के पास में वो जो चार्ज का वैल्यू है इतना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन पे उस चार्ज की वैल्यू होती है इक्वल बट अपोजिट साइन की, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इक्वल, दोनों का चार्ज इक्वल है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव है। ठीक है, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, और इन तीनों के पास में एक चीज़ होती है और वो है मास। लेकिन मास से अपने को इस चैप्टर में मतलब नहीं है। वो बात अलग है कि बगैर मास ऐसा कोई भी एटम नहीं हो सकता जिसमें मास ही नहीं हो। मैटर के साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी कनेक्टेड है, वो है मास। बगैर मास के तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन इस चैप्टर में अपने को मास से मतलब नहीं है। तो बात वापस करते हैं अपन लोग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर नहीं होता। तो न्यूट्रॉन को आज अपन ने इरेज किया और कभी याद नहीं करेंगे, इस चैप्टर के अंदर अपने को मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो चार्ज का अपने को वो सोर्स तो पता लग गया बॉटम तक जा कर के कि चार्ज है किसके पास, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास है, और वो होते हैं हर एक एटम में, और सब कुछ अपने चारों तरफ एटम से मिलके बना है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब अपन लोग एक काम करते हैं, कोई एक एग्जाम्पल के लिए एक एटम को पकड़ते हैं और उसमें टोटल चार्ज कितना है कैलकुलेट करके देखते हैं। एक एटम का टोटल चार्ज, अपन लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के एक एटम में टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन के एटम में कौन कौन होते हैं? 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं उनसे अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पास में वो नहीं है, कौन? चार्ज, जिससे मुझे इंटरेस्ट। 1 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 गुना। तो 8 प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना होगा टोटल? मल्टीप्लाइड बाई 8। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? और 8 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई 8। पूरे एटम पे टोटल चार्ज कितना होगा? आप इनको कैलकुलेट करो, 0 आएगा। क्यों आएगा 0? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, और दोनों का चार्ज ऑपोजिट साइन का होता है। इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से टोटल 0 आ गया। क्या ऐसा सिर्फ ऑक्सीजन में होता है? सोडियम में क्या होता है? ये नंबर 11 हो जाता है, लेकिन अभी भी आएगा तो 0 ही।
मतलब क्या कंक्लूड किया कि जितने भी आपके यूनिवर्स में एटम्स हैं, टोटल 118 टाइप्स के हैं, सपोज सारे एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, सब पर एटम पे टोटल चार्ज जीरो होता है। जब एक एटम पे टोटल चार्ज जीरो है तो किसी भी बॉडी की बात करें, कंप्लीट बॉडी, ये मार्कर, ये रूलर, कुछ भी, ये डस्टर, ये मोबाइल, सब पर टोटल चार्ज है, सब पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन टोटल चार्ज हर चीज़ पे जीरो है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर सॉल्व है। क्या क्वेश्चन ये है कि एक ग्लास वाटर है जिसमें सपोज 180 ml वाटर है, 1 ग्लास वाटर यानी 180 ml वाटर, इसके अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, वो कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर वाटर का कंटेंट लिया है 1 ग्लास वाटर में वाटर लिया है 250 ग्राम, अपन लोग ले रहे हैं 180। ठीक है ना, कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा। सबसे पहले तो इसका ये क्या चीज़ है, वॉल्यूम है। ठीक है, इसको मास में कन्वर्ट करें तो वॉल्यूम और मास और डेंसिटी में क्या रिलेशन है, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर बिल्कुल सेम एक ही बात है। सेंटीमीटर क्यूब को क्यूबिक सेंटीमीटर या सीसी भी बोलते हैं और मिलीलीटर भी बोलते हैं, एक ही बात है। वॉल्यूम कितना है 180 ml, कितना आया 180 ग्राम। तो कितना पानी है एक आपके पास में, क्वेश्चन में कितना गिवन है 180 ग्राम। ठीक है, ये 180 ग्राम के अंदर मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स 180 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू 10 मोल्स। उस 1 गिलास पानी के अंदर कितने 10 मोल्स पानी, 10 मोल्स वाटर है। ठीक है, ये 18 क्या है उसको साइड में देखो। ठीक है, H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। इसका टोटल मोलर मास गलत बोल गया मैं, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1.008। ठीक है, 1.008 और 15.9%। हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का और ये किसका, ऑक्सीजन का। टोटल कैलकुलेट किया, अप्रोक्सीमेट 18 आया। इस तरह से 18 आता है। व्हाट इज 18? 18 का यूनिट क्या है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको केवल U भी बोलते हैं। 18 AMU एक मॉलिक्यूल का मास है, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है 18 AMU। तो वाटर का मोलर मास कितना हुआ 18 ग्राम। जितना वैल्यू AMU में उतना ही वैल्यू ग्राम्स में। AMU में वैल्यू किस चीज़ का है, एक मॉलिक्यूल का, और ग्राम्स में किस चीज़ का वैल्यू है 1 मोल का। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास मस्ट बी इन ग्राम्स। 10 मोल्स उस 1 गिलास पानी के अंदर पानी का कंटेंट है। ओके, और आप जानते हो कि 1 मोल किसी भी मैटर का, किसी भी मटेरियल का 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल, एटम जिस भी फॉर्म में है वो 1 मोल के अंदर Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। Na का वैल्यू कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, बहुत बड़ा नंबर है। तो 10 मोल्स के अंदर
आगे बढ़ के इसके लिखते हैं 10 मोल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई Na, ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाई Na, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब यहां पे आए कि 1 मॉलिक्यूल, मोल और मॉलिक्यूल में कंफ्यूजन मत पैदा कर लेना, मोल अलग चीज है, मॉलिक्यूल अलग है, नाम एक जैसा लग रहा होगा, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, एक हाइड्रोजन का, एक और हाइड्रोजन का, और 8 होते हैं ऑक्सीजन में। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए, एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन्स कितने हैं, 10। ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में अगेन मल्टीप्लाइड बाई 10, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है और 1 प्रोटॉन पर चार्ज पता है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे आ जाओ, क्या करेंगे, टोटल चार्ज जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक प्रोटॉन पे चार्ज है, 1 प्रोटॉन का चार्ज है। इतने प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दें 10 इंटू Na, दिस will the total positive charge in 1 glass water, वैल्यू पुट करें 6 इंटू 10⁻23, रफली लिख रहा हूँ, एग्जैक्टली का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये नंबर इतना बड़ा आने जा रहा है जिसके अंदर डेसिमल का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कंसिडर करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं एक बार पहले मेरी क्यूरियोसिटी है 10 की पावर को जानने में। 10 की पावर्स कितनी है, 7 के आसपास आएगा, और आपको ये एहसास होना चाहिए कि 10 पावर 7 कूलम बहुत बहुत और बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, एक बहुत बड़ा नंबर है 10 पावर 7 कूलम। आप आश्चर्य करेंगे कि एक गिलास पानी जिसको आप एक झटके में पी जाते हो, आप इतना पॉजिटिव चार्ज पी जाते हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सेम टू सेम इतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन्स पे बिल्कुल इतने ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज भी है। टोटल पूरे एक गिलास पानी के अंदर टोटल चार्ज 0 है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको इतना एहसास होना चाहिए कि एक छोटी सी चीज़ में, एक छोटा सा तिनका है, उसके अंदर भी चार्ज है जो वो 1 कूलम, 10 कूलम और 20 कूलम, 100 कूलम के आसपास होता है, जो कि बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। अपन लोग कभी बहुत बाद में चैप्टर में जाएंगे, एक पोटेंशियल एक चैप्टर आएगा, उसमें अपन लोग पढ़ेंगे कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा अमाउंट है। 1 कूलम चार्ज यदि आपसे 1 किलोमीटर दूर रखा हो, 1 कूलम चार्ज इतना ज़बरदस्त भयानक है कि आपसे 1 किलोमीटर दूर भी रखा हुआ हो तो उसकी वजह से थाउजेंड्स वोल्टेज का पोटेंशियल क्रिएट होगा। और आपको मालूम है कि मात्र 220 वोल्ट का पोटेंशियल जो अपने घर में बिजली की सप्लाई होती है कितने वोल्टेज की होती है, 220 वोल्ट की। 220 वोल्ट कितना खतरनाक होता है, तो 1000 वोल्ट कितना खतरनाक होता होगा। और सोचो कि 1 कूलम चार्ज कितना दूर रखा हुआ है आपसे, 1 किलोमीटर दूर रखा हुआ है, और इतना भयंकर पोटेंशियल क्रिएट करता है। लेकिन ये सब चीज़ें बाद की हैं, आपको इतना एहसास कराना चाह रहा था मैं कि एक छोटे से तिनके में भी बहुत इतना ज़बरदस्त अमाउंट का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों, लेकिन टोटल 0 हो जाता है। इसलिए आप कोई टेंशन नहीं करें, क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अपन लोगों ने क्या कैलकुलेट करा है
कि अपन लोग यहाँ पे एक चीज़ सीखी अपन ने कि हर चीज़ में खूब ज़बरदस्त अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, टोटल जीरो हो रहा है। हर चीज़ में चार्ज है, हर चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसके बाद अपन लोग जो है एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं और उससे अपने को एक कई चीज़ें निकल के आएंगी, उसमें से कई चीज़ें कंक्लूड होंगी और फिर कंक्लूजन बाद में नहीं करेंगे अपन लोग। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं एक कि देखो एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, सपोज इस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 100 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो भी 100 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा जितने भी होंगे वो इक्वल होते हैं, ठीक है। 100 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने देख लिया अभी, मात्र इतने से एक गिलास पानी के अंदर जो है ना इतनी भयंकर बड़ी नंबर थी जिसको बोल नहीं सकते अपन लोग, 10 पावर 23, ठीक है ना, उससे भी बड़ा। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन 100 है। इस टेबल को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यस, अपन ने टेबल ऐसे बना ली। तो एक बॉडी, इस बॉडी के पास में प्रोटॉन्स 100 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 100 ही होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। इन 100 प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना है? 100 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। एक काम करें, ये इतना बड़ा नंबर मेरे को लिखने में बार बार तकलीफ हो रही है, मैं इसको, इस पूरे नंबर को एक लेटर से एक्सप्रेस कर देता हूँ। उस लेटर को बोलता हूँ मैं प्लस ई माइनस ई। ई फॉर इट इज अ नंबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई फॉर इलेक्ट्रॉन नहीं, ई वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है? चार्ज को अपन लोग कैपिटल क्यू से एक्सप्रेस करेंगे, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू जो भी है, क्यू से एक्सप्रेस करेंगे। इन दोनों को टोटल करके बताओ कितना आएगा? 0, ठीक है। ओके, तो ये तो आप कह रहे हो कि आप तो ये जानते थे हम लोग, तो क्यों बता रहे हो टोटल चार्ज 0 होता है? लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने निकाला, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले मैंने? कौन जा रहा है इस बॉडी में से? इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉन, क्या किया आपने? इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ किया। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया आपने सपोज। अब इस टेबल में आप क्या मॉडिफिकेशन करोगे? इस पे करेंगे क्या? नहीं, प्रोटॉन्स को निकालने की बात कर भी नहीं रहे और कर भी नहीं सकते, क्योंकि प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से बंधे होते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इस नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। न्यूक्लियस में से प्रोटॉन्स को निकाल तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन लोग उसकी बात कर नहीं रहे। बहुत भयंकर, बहुत ज़बरदस्त एफर्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। प्रोटॉन्स को नहीं निकालने की बात नहीं कर रहे अपन लोग, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं। और बाद में कभी बताऊंगा मैं, 1-2 लेक्चर बाद में, कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से वाले होते हैं जिनको निकालना पॉसिबल होता है। वो बॉडी में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो निकाले जा सकते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि एटम्स में से फ्री हो जाते हैं, ऑलरेडी फ्री होते हैं, वो बॉडी में ही रहते हैं, ऑलरेडी फ्री होते हैं, उन्हीं को निकाला जा सकता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ नहीं सॉरी 95% इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स के साथ बंधे हुए होते हैं, और हार्डली 2, 3, 4, 5% है वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री फॉर्म में होते हैं, उन्हीं को निकालना पॉसिबल है। तो खैर जो भी हैं, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो पीछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 99। उन पे चार्ज कितना होगा? इतना। अब आप इन दोनों का टोटल करके बताएं कितना आया? +1 ई।
यदि यहाँ पे 2 होता तो ये कितना होता, 98। तो यहाँ कितना आता, 2। यदि ये 3 होता तो यहाँ 97 आता। तो यहाँ कितना आता, ऐड करें कितना आएगा, 3। यहाँ 5 होता तो यहाँ पे 5 आता। यहाँ 8 होता तो यहाँ 8 आता। यहाँ पर 10 होता तो यहाँ 10 आता। ठीक है, एक काम करें, एक फॉर्मूला तैयार हो गया, Q इक्वल टू प्लस एन ई। What is Q? The charge acquired by the body when some electrons are drawn from the body, then the body acquires how much charge, Q is equal to plus n क्या है, number of electrons drawn, small e क्या है, 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। It is the charge of 1 proton और charge of 1 electron। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन लोग, इस एरो को अपन ने उलट दिया और क्या कर रहे हो आप, मैं n इलेक्ट्रॉन्स बॉडी को दे रहा हूं। नॉर्मली बॉडी के अंदर पहले वाली कंडीशन ले आओ, पहले तो बॉडी न्यूट्रल है, उसको मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए बाहर से ला करके और इंसर्ट कर दिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स। कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कैसे निकालते हैं, कैसे घुसाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हो गए, 103। टोटल करें कितना आया, -3। यहाँ पर 5 होता यहाँ 5 आएगा, यहाँ 17 होगा तो यहाँ 17 आएगा। फॉर्मूले में क्या करें चेंजेस, फॉर्मूला वही रहेगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस कब आ रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रॉन। माइनस कब आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स बॉडी को दे रहे हैं तो माइनस आएगा। व्हाट इज एन, द एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉडी और गिवन टू द बॉडी। एक वर्ड बोले, सिंगल कॉमन वर्ड, द नंबर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड टू एंड फ्रॉम द बॉडी। ये फॉर्मूला है, बन गया। इसका अभी पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन इस पूरी कहानी को कंक्लूड करते हैं और इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशंस निकल रही हैं, उसको सुनिए। कि एक तो आपने ये नोटिस किया है कि पूरी बॉडी है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव भी होता है। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज भी होता है। और फिर नॉर्मली नेचुरली अपने आप से एक बॉडी न्यूट्रल होती है, टोटल चार्ज 0 होता है। बॉडी पर नेट चार्ज नॉन जीरो पैदा करना है यदि आपको, यानी बॉडी को आपको चार्ज करना है, नॉन जीरो चार्ज पैदा करना है बॉडी को, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करना पड़ेगा। प्रोटॉन की बात नहीं करते, यानी कि एक चीज़ सामने आई है कि बॉडी का चार्ज, बॉडी पर नेट चार्ज होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का है। सोचो मैं क्या बता रहा था अभी कि पूरा का पूरा सिलेबस है वो चार्ज उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, और चार्ज के पीछे रिस्पॉन्सिबल मेन रोल किसका है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का, प्रोटॉन का नहीं है। प्रोटॉन की वजह से चार्ज होता है, लेकिन बॉडी पर चार्ज होने के लिए, बॉडी पर नेट चार्ज नॉन जीरो होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल है। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का और चार्ज का। ठीक है, ओके, इसको इरेज कर देते हैं। तो अपन लोग इसके कंक्लूजन्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, लिस्ट आउट कर रहे थे कि बॉडी पर चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल है, पहली बात। ठीक है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ही ज़्यादा बॉडी पर चार्ज आता जाएगा। बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालो तो पॉजिटिव, दे दो तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि बॉडी के नेगेटिव चार्ज होने के पीछे क्या होता है, क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस एंड लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो बॉडी पर नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, फंडामेंटल बातें हैं, उनको आप कलेक्ट करें। और इलेक्ट्रॉन पे मास भी तो होता है ना, हाँ मास होता है। तो जब एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो बॉडी मास भी लूज़ करेगी, बिल्कुल करेगी। कभी न्यूमेरिकल्स में बात चलेगी तो करेंगे, ठीक है ना।
एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो बॉडी मास भी लूज करेगी, ठीक है ना। एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो मास गेन करेगी, भले ही वो मास का लूज करना या गेन वो बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल है, लेकिन करेगी जरूर, ठीक है ना। ओके, ये जो फॉर्मूला है इसको पकड़ के अपन लोग एनालिसिस करते हैं। Q इक्वल टू प्लस एन ई, इसमें ये जो n है इसकी एक खास बात है कि ये केवल इंटीजर नंबर ही पॉसिबल है। इंटीजर का मतलब बगैर डेसिमल वाला, 1 2 3 4 5। n का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 2.3 2.4 7.3 15.5। डेसिमल वाले नंबर पॉसिबल नहीं है n के। कैसे? एग्जाम्पल, जैसे आपके एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट डेसिमल में नहीं हो सकते, 3.5 स्टूडेंट, 3 तो पूरे और 1 आधा स्टूडेंट, ऐसे नहीं हो सकता। आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद के ला रहे हो तो वो डेसिमल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप चावल खरीद के ला रहे हो तो 3.5 kg ला सकते हो, लेकिन पिज़्ज़ा खरीदने गए तो 3.5 पिज़्ज़ा, 3.5 कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंटीजर में ही पॉसिबल हैं और कुछ चीज़ें हैं जो डेसिमल में पॉसिबल हैं, ठीक है ना। इंटीजर में भी और डेसिमल में भी पॉसिबल है। तो उनमें से जो है ये n क्या है, ये इंटीजर ही पॉसिबल है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि एक बॉडी में से मैंने 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 3 तो पूरे और 1 आधा इलेक्ट्रॉन को काट के निकाल लिया अपन ने, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट ब्रेकेबल, इलेक्ट्रॉन की कटिंग पॉसिबल नहीं है। और स्मॉल ई क्या है, एक फिक्स्ड नंबर है, एक कांस्टेंट, यूनिवर्सली कांस्टेंट नंबर है, 1.6 × 10⁻⁹। ये जो है इनकी जो वैल्यूज़ है उनका बिहेवियर मैंने बताया। n की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 1 2 3, एक एक वैल्यू ट्राई करते हैं, पुट करके देखते हैं और देखते हैं कि q का वैल्यू क्या क्या आ रहा है। n की वैल्यू 1 पुट करी, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 कितना आएगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। 2 ट्राई करा, 3.2 10⁻⁹ कूलम नहीं लगा रहा, 3 4.8 10⁻⁹। 4 इलेक्ट्रॉन निकाले बॉडी में से तो 6.4 × 10⁻⁹। बॉडी में से 5 इलेक्ट्रॉन निकाले या दिए तो 8.0 × 10⁻⁹, एंड सो ऑन, चलती जाएगी सीरीज। इस डेटा में ये जो नंबर है, ये जो नंबर्स हैं, इनमें एक खास बात है, कोई भी दो पड़ोसी वैल्यूज, दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज हैं चार्ज की, व्हाट इज दिस, दिस इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ चार्ज विच कैन बी ट्रांसफर्ड, विच कैन बी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी पर ये चार्ज का पॉसिबल वैल्यूज हैं। इन पॉसिबल वैल्यूज में खास बात क्या है कि दो पड़ोसी वैल्यूज के बीच में गैप कितना है, 1.6। कोई भी दो पड़ोसी वैल्यूज के बाद में बात करें, गैप कितना है, 1.6, यानी कि 1.6 1.6 1.6 के स्टेप्स में ये वैल्यूज पॉसिबल हैं। इस लिस्ट में 1.7 नहीं आ रहा, 1.9 भी नहीं आ रहा, 2 भी नहीं आ रहा, 2.5 भी नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा। 1.6 के बाद में नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू 3.2 है, 3.2 के बाद नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू 4.8 है। नंबर तो होते हैं, नंबर तो होते ही हैं, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, लेकिन 4 5 6 इस लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। कुछ सर्टेन नंबर्स इस लिस्ट में मौजूद हैं और वो गैप कितना है, इस लिस्ट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 1.6। एक खास बात निकल के आ रही है, ये 1.6 × 10⁻⁹ से मिलके बने हैं हर एक बंदा। इस लिस्ट में हर एक बंदा, हर एक नंबर जो है 1.6 से मिलके बना हुआ है। ये 3 बार 1.6 से मिलके बना है, ये 4 1.6 से मिलके बना है, ये 5 दफ़े 1.6 से मिलके बना है। इसको बोलते क्या है, जिससे कोई भी इस लिस्ट में कोई भी बंदा इससे मिलके बना है, दिस इज कॉल्ड क्वांटम ऑफ चार्ज। दिस
वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटम ऑफ चार्ज। ये वैल्यू कौन है, ये वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो चार्ज है वो चार्ज का क्वांटम कहलाता है। डेफिनेशन आपके नोट्स में है, बेटर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वांटम का मतलब क्या है, इस बात को समझो, ठीक है। चार्ज का कोई भी वैल्यू है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, वो इस क्वांटम से मिलके बना होता है, वो इस क्वांटम का इंटीजर मल्टीपल होगा। चार्ज का कोई भी वैल्यू है इस क्वांटम का, यानी 1.6 × 10⁻⁹ का इंटीजर मल्टीपल ही पॉसिबल है, फ्रैक्शन में मल्टीपल पॉसिबल नहीं है, डेसिमल में मल्टीपल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलते हैं, इस सेंटेंस को, कि चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, ठीक है। एक छोटी सी एक बात और करते हैं जो थोड़ा सा इस टॉपिक से हट करके है। मैं एक, अपन लोग यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हैं, क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक से हट करके बात कर रहे हैं, लेकिन अपना नॉलेज इंप्रूव होगा उससे। एक तो क्वांटिटीज या नंबर्स होते हैं कंटिन्यूस, और एक क्वांटिटी होती है नॉन कंटिन्यूस। कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का एग्जांपल मैं आपको नंबर बोल के बता रहा हूँ, 0 के बाद 0.0001, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.006 और लगातार, फिर 1, 1.001, 1.002, 1.003, लगातार कंटिन्यूस। कोई एक बीच में गैप भी नहीं आ रहा, एक नंबर छोड़ नहीं रहा मैं बीच में, लगातार कंटिन्यूस है। इस तरह के नंबर को बोलते हैं क्या, कंटिन्यूस, ठीक है। कंटिन्यूस क्वांटिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल है टाइम। टाइम, अभी कितना टाइम हो रहा है, 10:12 और 40 सेकंड हो रहे हैं। इसके जस्ट बाद में तो आप कहोगे इसके बाद में तो इतना टाइम होएगा, तो क्या इन दोनों के बीच में टाइम का वैल्यू अवेलेबल नहीं है? आप काउंट नहीं कर पा रहे, आपकी जो घड़ी है वो मेजर कर नहीं पा रही, वो एक अलग बात है, ठीक है। आपके जो घड़ी है, मतलब टाइम का वैल्यू ऐसे थोड़ी नहीं कि 10:12 के बाद में एकदम से अचानक से उछल करके और 10:12 और 41 सेकंड पे चला गया, ठीक है। बीच में भी टाइम होता है, यदि मेजर कर पाए तो। आपको मालूम है जो 100 मीटर रेस की जो ओलंपिक रेस होती है 100 मीटर वाली, उसके अंदर 0.001 सेकंड तक माइन्यूटली काउंट कर सकती है वो घड़ियाँ उसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या शो करती है वो, 10:12 40.001, 40.002, 40.003 और 40.999 तक जाने के बाद फिर 41 आता है। इसका मतलब है कि दिस इज मोर कंटिन्यूस देन योर रिस्ट वॉच। ओके, तो मैं बता रहा था कि टाइम जो है ना वो ज़बरदस्त कंटिन्यूस क्वांटिटी है, बहुत अच्छी ज़ोरदार फर्स्ट क्लास कंटिन्यूस क्वांटिटी है। और कहीं ना कहीं लाइट की जो एनर्जी है वो भी कंटिन्यूस क्वांटिटी है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि लाइट भी कंटिन्यूस क्वांटिटी है, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि लाइट जो है वो नॉन कंटिन्यूस क्वांटिटी। वो सब चीज़ें बाद में करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और दे देता हूँ चलते चलते, जो कि मैं बहुत दिया करता हूँ, और वो है सपोज आप एक डेटा ले, किसका, एज का। और किसकी एज, पूरे इंडिया के लोगों की एज। कहाँ से स्टार्ट होती है, जस्ट 0 से स्टार्ट होगी और सपोज 100 तक जाती है। सपोज सबसे बड़ी उम्र का आदमी इंडिया में 100 है, 100 का है, ठीक है। आप बताओ कि 0 से लेकर के 100 तक क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर उम्र का आदमी इंडिया में है ही नहीं। 20 एज का आदमी इंडिया में मिले ही नहीं, 40 एज का आदमी इंडिया में मिला ही नहीं, एब्सेंट है नहीं। 0 से लेकर के 100 तक कोई नंबर एब्सेंट नहीं है, देन दिस वी कैन से द एज इज कंटिन्यूस। लेकिन आप अपने घर में आ जाओ, अपने घर में लोगों की उम्र देखो कितनी है,
ये आपके छोटे भाई की उम्र है, ये आपकी उम्र है, ये मदर की उम्र है, ये पापा की उम्र है, ये दादी जी की उम्र है, और ये दादाजी की उम्र है। ठीक है, डेसिमल हो सकते हैं, डेसिमल्स हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ये इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपके घर में लोगों की एज इस तरह से है 14.0, 14.1, 14.2, 14.3, ऐसे कोई इतनी भीड़ थोड़ी है, 6, 7, 8, 10 लोग हैं, बीच में गैप छोड़ छोड़ करके है, नॉन कंटिन्यूस है। लेकिन एक खास बात है कि जो गैप है वो इक्वल नहीं है, गैप्स आर नॉट इक्वल। ठीक है सोचो कि इस नॉन कंटिन्यूस का एक वर्ड और है डिस्क्रीट। ठीक है, आई थिंक ओके, डिस्क्रीट, एक वर्ड और है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है नॉन कंटिन्यूस। एक नंबर और है नॉन कंटिन्यूस है वो भी, और वो मैं लिख रहा हूं ये भी नॉन कंटिन्यूस है, इसमें भी 4 4 का गैप है, इसमें 5 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा, 11 नहीं आ रहा, इसमें बहुत सारे नंबर नहीं आ रहे, एब्सेंट है, गैप छोड़ छोड़ करके। ये भी नॉन कंटिन्यूस है। लेकिन एक खास बात है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में गैप सेम है। कितना है? 4 है। इस लिस्ट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना है? 4 है। ये 4 की टेबल है। ठीक है, इस तरह की क्वांटिटी है, उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड होना। दिस क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड वॉट एवर इट बी, ये कोई भी है, कुछ भी है, पता नहीं कौन है ये, पर ये क्वांटाइज्ड है। और इस क्वांटिटी का क्वांटम कौन है? 4। द 4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस लिस्ट एज वेल एज इट इज द गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वांटिटीज। ये क्वांटाइज्ड है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे एक और बात करते हैं। इस फॉर्मूले का पोस्टमार्टम तो हो गया। यहाँ से अपन ने एक बात निकाल ली है, चार्ज की एक बहुत जोरदार प्रॉपर्टी कि चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बॉडी है, उसमें से मैं सपोज एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं जो कि नेगेटिव चार्ज है। बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो आपने अभी कंक्लूड कर लिया कि भाई बॉडी पर इलेक्ट्रॉन निकालने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज इस जाते हुए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जाने नहीं देगा, वापस बुलाएगा अपने फोर्स के, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। लेकिन आप इसको ज़बरदस्ती निकाल रहे हो तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई करके और किसी चीज़ को डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क करना पड़ता है, यानी कि एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ड्रॉ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है, वर्क करना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो अपन ये देख लिया है कि बॉडी पर चार्ज क्रिएट करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। वो एनर्जी को, बॉडी को एनर्जी डिलीवर करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है क्या, कि एनर्जी देनी है आपको। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। वो एनर्जी को डिलीवर करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, वो अपन लोग थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। अभी तो अपन लोग जरा चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अपने पास, आपके सामने नोट्स हैं। जब भी आप जो वीडियो देखोगे, आप नोट्स को सामने रख करके, हाथ में नोट्स होंगे और नज़रें होंगी वीडियो के ऊपर। ठीक है ना, वीडियो पॉज करो, नोट्स पढ़ो, वीडियो पॉज करो, नोट्स पढ़ो, चालू रखो, ऐसा करके आपको पढ़ना है। ठीक है, नोट्स आपके पास हैं, नोट्स देखो। और इलेक्ट्रिक चार्ज नोट्स पढ़ रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे पहले पैराग्राफ है, उसमें कुछ बातें आपको अभी भी पेंडिंग हो सकती हैं, समझ में नहीं आएंगी। क्या
कि पहली बात तो चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नेट चार्ज का होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज। ये सारी बातें अपनी हो गई। जब एक बॉडी पर चार्ज आ जाता है, जब एक बॉडी चार्ज हो जाती है तो उसके अराउंड, अपने अराउंड वो बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का एक इफेक्ट क्रिएट कर लेती है, जो कि टॉपिक बाद में आएगा, उसका वेट करो। यदि कोई चार्ज बॉडी मूव करती है, एक चार्ज बॉडी मूव कर रही है, तो वो फिर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करने लग जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करने लग जाएगी। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, वो मैग्नेटिज्म के चैप्टर में आएगा। तो अपन लोग इतना एडवांस पहले क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि 12th क्लास का 70% सिलेबस के लिए पीछे चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। तो जहाँ जहाँ जिस चैप्टर के अंदर चार्ज की बात हो रही होगी, चार्ज क्या क्या करता है, अदर चैप्टर्स के अंदर घुसा पड़ा है सब कुछ मटेरियल, वो सारा का सारा निचोड़ करके अपने को कम से कम एक पैराग्राफ तो बनाए उसके लिए। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उस 70% सिलेबस का एक पैराग्राफ तो बनाए जिसमें चार्ज की चर्चा हुई है, चार्ज की बात हुई है। तो चार्ज क्या क्या करता है, एक बॉडी पर चार्ज आ जाता है तो वो बॉडी के अराउंड वो बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कब पैदा करती है बॉडी, जब बॉडी आइदर स्टैटिक हो चाहे चल रही हो, कुछ भी करे, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। यदि वो बॉडी चलने लग जाए तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगी। वो चार्ज यदि मूविंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। यदि वो चार्ज बॉडी रिटार्ड हो रही है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एक EMW एनर्जी नाम की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी नाम की एनर्जी को रेडिएट करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनविजिबल एनर्जी होती है, दिखती नहीं अपने को। उसके एग्जाम्पल सुनना चाहते हो, EMW के गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारे के सारे अपन लोग जो है डेली लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं अपन लोग इंटरेक्ट होते हैं इनसे। इनका अलग चैप्टर है, CBSE NCERT के अंदर 8 चैप्टर है और राजस्थान बोर्ड के अंदर 17 चैप्टर के अंदर ये पूरा चैप्टर पूरा इसी का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो अपन लोग जो है ना तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ क्या, कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा होता है, एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं वेलोसिटी का बढ़ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना। तो एक चार्ज पार्टिकल की जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करता है EMW एनर्जी की फॉर्म में। इसका उल्टा कि जब एक चार्ज का पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, उस समय वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ क्यों रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो एब्जॉर्ब करके और अपनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यदि लूज और गेन होती है तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है, रेडिएट होती है। ठीक है, उसको कभी कभी दूसरे वर्ड्स में ऐसा भी बोलते हैं कि यदि जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो EMW जनरेट करता है। लेकिन दोनों ही बातें आसपास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ऑसिलेटिंग पार्टिकल हमेशा एक्सेलरेटेड होता है। हमेशा एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, उसके अंदर रिटार्डेशन एक्सेलरेशन होता रहता है, और वो जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करने को ही तो बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। तो ये सब चीज़ें हैं अपन लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी अपन लोग जरा से इसकी चर्चा कर रहे हैं केवल। उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया ये बात पॉजिटिव और नेगेटिव होने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है ना, ये आप कह सकते हो बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं जो अमेरिका के फादर ऑफ नेशन है, वहाँ के महात्मा गांधी हैं, जिनकी फ़ोटो जो है वो डॉलर के ऊपर आती है और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन थे, बहुत वहाँ पे उनको रेस्पेक्ट है। ओके, और फ्रैंकलिन उनके सरनेम के नाम पर
चार्ज का एक यूनिट भी है। जो सीजीएस सिस्टम में चार्ज का यूनिट होता है वो फ्रैंकलिन है, जिसको ESU बोलते हैं, स्टैट कूलम बोलते हैं, ये सब चीज़ें। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ में ये दो बेसिक प्रॉपर्टी हैं कि चार्ज जो पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का होता है, दो नेचर का होता है, और दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है, दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में भी रिपल्शन होता है, लेकिन अपोजिट नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी चार्ज की प्रॉपर्टी है फोर्स लगाने वाली, ठीक है। आगे चल करके उस फोर्स को अपन लोग कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर है, ठीक है ना, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। चार्ज जो है वो एडिटिव है। एडिटिव का मतलब है, एक इसको तो रिमूव कर दो, चलो इसको रहने दो जी, इसको एक बॉडी के ऊपर मैं कई तरीके से चार्ज दे रहा हूँ, +8 -5 +6 -2, इस पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा पता लगाने के लिए आप सबको ऐड कर दो साइन के साथ ऐड कर दो, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एडिटिव। तो आप ये कहोगे कि अरे ये कौन सी बात हो गई कि चार्ज को ऐड कर दो, तो हम बिना कहे ऐड कर देते, इसमें बताने की कौन सी बात थी। तो भाई बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो एडिटिव नहीं हैं। टेम्परेचर एडिटिव नहीं है कि एक आपने जग लिया और मग्गा लिया, उसके अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के 5 गिलास भर दिए, सबका टेम्परेचर था, पानी का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 + 20 उस जग में जो है ना पानी का टेम्परेचर हो गया 100। ऐसा थोड़ी होता है, कोई पानी बॉईल होने लग गया, चाय बना लिया, पी लिया, मज़ा आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। प्रेशर इज़ नॉट एडिटिव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ नॉट एडिटिव, ठीक है ना। बहुत सारी क्वांटिटीज़ एडिटिव नहीं होती हैं और बहुत सारी क्वांटिटीज़ एडिटिव होती हैं। मास है, वॉल्यूम है, लेंथ है, ये एडिटिव होती हैं, ठीक है ना। चार्ज भी एडिटिव है, पर चार्ज में साइन के साथ ऐड करना होता है। नेक्स्ट है चार्ज ट्रांसफरेबल। ये भी आपने देख लिया कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर आप चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हो। और जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो एक्चुअली क्या चीज़ जारी होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। एक और चीज़ है जिसमें डिस्कशन पॉसिबल है, वो है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब है मूव करने पर चार्ज बदलता नहीं है किसी बॉडी का। एक चार्ज बॉडी है, चलने लग गई तो उसका चार्ज बदलेगा नहीं। तो आपको फिर कहोगे ये कौन सी बात आ गई, ऐसे कोई बदलता है क्या? ऐसे तो मास ही नहीं बदलता। नहीं भाई, मास बदलता है। कौन बोला? आइंस्टीन बोला। आइंस्टीन बड़ा जोरदार बात बोल के गया जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो बोलता है कि जब एक बॉडी चलती है तो उसका मास बढ़ जाता है। तो आप कहोगे हमने कभी सुना ही नहीं, हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो डेली लाइफ के अंदर आप लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। क्यों? फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला क्या है? ये मास है बॉडी का रुकी हुई कंडीशन में, ये मास है बॉडी का मूविंग कंडीशन में, ये बॉडी का वेलोसिटी है, स्पीड है, सॉरी नॉट वेलोसिटी, स्पीड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। ये बॉडी का स्पीड है जो बॉडी चल रही है, और ये लाइट का स्पीड है c, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ट्राई करते हैं इसके अंदर, देखें, चेक करते हैं कि भाई आइंस्टीन जो बोल के गया वो सही भी है कि नहीं है ना। सपोज एक 1 किलोग्राम की बॉडी है, रुकी हुई कंडीशन में उस बॉडी का मास है 1 किलोग्राम, और वो बॉडी इतने जोरदार स्पीड से चल रही है, 3000 मीटर/सेकंड, ठीक है ना, बिल्कुल बुलेट की स्पीड से। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, हिम्मत है तो करो, मैं तो जो है ना डायरेक्ट लिखूंगा। उसका मास हो गया 1.00000001 kg। बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया, लेकिन इतना सा बढ़ा है तो उसका फर्क आपको पता नहीं पड़ता। इसलिए तो आप कह रहे हो कि डेली लाइफ में मैंने तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, मेरे को पता ही नहीं पड़ा कि मास बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ता है, इतना कम इंक्रीमेंट होता है कि आपको पता नहीं पड़ता। लेकिन ये जो स्पीड है मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है। इतनी ज़बरदस्त भयंकर स्पीड से कोई चीज़ बॉडी चले, इतना नियरली इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। डेली लाइफ में जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं ये तो पॉसिबल नहीं है, चाहे कोई मिसाइल हो, चाहे कोई एस्टेरॉयड हो, ठीक है ना, मेटेरियल, कोई चीज़ है इतनी ज़ोरदार नहीं चल सकती।
खैर फिर भी हम लोग तो केवल इमेजिन कर रहे हैं। इसकी कैलकुलेशन आपने करेंगे तो मैं तो थोड़ा फास्ट करता हूँ, आप और एक्यूरेटली कैलकुलेट करना। वो जस्ट 1.5 किलो की हो गई, 1 किलो की बॉडी जो है भाई 1.25 किलो की 1.5 किलो की हो गई, 1.4 1.2 kg की हो गई। इतना ज़बरदस्त अब तो दिख रहा है आपको कि हाँ भाई बढ़ गया। कब हुआ ऐसा? इतनी भयंकर स्पीड से वो चली तो। और ये स्पीड हो जाए तो, किसी बॉडी की स्पीड लाइट की ही स्पीड के इक्वल हो गया तो कैलकुलेट करो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल होकर के 1 1 माइनस 1 कितना होगा 0, समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, यानी कि उसका मास ही इनफाइनाइट हो जाएगा। और इसीलिए आप कह सकते हो कि भैया मास जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो फिर वो चल ही नहीं पाएगी इतनी भारी होने के बाद में, यानी कि किसी भी बॉडी का स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अपन लोग इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं कि भाई बुक्स के अंदर है तो अपन लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई तो बताए, कभी तो बताएगा इसको। ये आउट ऑफ सिलेबस, थोड़ा सा सिलेबस से थोड़ी थोड़ी बाहर की बात है, लेकिन बुक्स के अंदर इसकी चर्चा थोड़ी थोड़ी होती है। ठीक है, और भी नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर्स में कहीं ना कहीं आएगा इसकी बात। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कंक्लूजन ये निकला कि मास वेरी होता है। और बहुत क्या कह रहा हूँ मैं, सारी फिजिकल क्वांटिटी जो तुमने सुनी है ना सब चेंज होती है। जो मेन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ और टाइम, तीनों चेंज होती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ रिड्यूस हो जाती है और टाइम भी जो है वो चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। जब एमएलटी ही चेंज हो गई, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज हो गई तो सब के सब इसके पीछे नंबर लग के सारी वेरी कर जाएंगे। फोर्स, एनर्जी, डेंसिटी, वेलोसिटी, सब कुछ चेंज हो जाता है। कब? जब बॉडी चलने लग जाए तो। लेकिन एक बंदा चेंज नहीं होता, वो कौन है? चार्ज। ठीक है ना, कितना जोरदार बंदा है ये। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट। दूसरा बहुत नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, और वो है चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। तो इसके ऊपर अपन लोग जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत मज़ेदार कोई चीज़ आएगा नहीं। बस चार्ज कंजर्व्ड है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ये केवल ट्रांसफरेबल है। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। क्यों? कोई पूछेगा क्यों नहीं होता डिस्ट्रॉय? भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्ट्रॉय नहीं होते, बस खत्म बात है। चार्ज को पजेस करने वाले फंडामेंटल पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कभी खत्म नहीं होते कि आप उसको मसल के चूरा कर दो और इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, फोड़ दिया, निकाल दिया, ऐसा करके नहीं होता। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉयबल नहीं है तो चार्ज भी डिस्ट्रॉयबल नहीं है। ट्रांसफरेबल है, डिस्ट्रॉयबल नहीं है। इसके अंदर कुछ आपके नोट्स के अंदर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो न्यूक्लियस के चैप्टर में आने के बाद आपको समझ में आएंगे। तो अभी उनको कोई डिस्कस करने से मतलब नहीं है, जब आएगा तब आप समझ जाएंगे। इसके अंदर बस यही है कि रिएक्शन के अंदर आप देखोगे कि लेफ्ट में जितना चार्ज है इक्वल टू उतना ही रिएक्शन के बाद में राइट में लेफ्ट का चार्ज और राइट का चार्ज इक्वल है, यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो अभी इसको डिस्कस नहीं कर सकते अपन लोग। चार्ज कंजर्व्ड क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आप जाइए, और वो क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन डिस्कस कर चुके हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, ठीक है। और फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे। एक नोट पढ़ रहे हो आप, नोट का सेकंड नंबर का नोट क्या है, उसके अंदर एक वर्ड की चर्चा हुई है, वो है क्वार्क, ठीक है। ये वर्ड है तो 50 इयर्स पुराना, लेकिन 1991 या 92 के अंदर पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला, तब जाकर के पिक्चर में आया। तो आप कह सकते हो कि बहुत नया है, ठीक है ना। कूलॉम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ इनके जैसे नहीं है 200-200 साल पुराने, ऐसा नहीं है। क्वार्क काफ़ी लेटेस्ट चीज़ है, और लेटेस्ट चीज़ है तो क्या, कोई भी चीज़ नई चीज़ पैदा होती है तो मालूम है क्या होता है, पुरानी चीज़ों को वो गलत साबित कर देती है। तो यहाँ पर किसको गलत साबित करता है, देखते हैं, समझते हैं क्वार्क क्या है। यदि आपको कोई पूछे कि भाई ये जो सब्सटेंस है, ये जो मैटर है, ये किससे मिलके बने हैं, तो आप कहोगे भाई मॉलिक्यूल मिलके बने हैं। तो फिर मॉलिक्यूल किससे बना है, तो आप कहोगे भाई एटम से मिलके बने हैं, ठीक है ना। और एटम किससे मिलके बना हो, तो आप फिर और कहोगे भाई ठीक है, एटम के टुकड़े करे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है कोई भी एटम।
फिर मैं रुका नहीं और मैंने पूछा कि बता प्रोटॉन किससे मिलके बना है, तो आप अभी तक का जो नॉलेज है उसमें क्या कहोगे, नहीं प्रोटॉन अब ब्रेकेबल नहीं है, प्रोटॉन किसी से मिलके बना हुआ नहीं है। लेकिन आप अब कहोगे क्या, प्रोटॉन क्वार्क से मिलके बना हुआ है, न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलके बना हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मिलके बना हुआ नहीं है। इलेक्ट्रॉन के लिए मत तो कह देना ऐसे करके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलके बने होते हैं। क्वार्क 2 टाइप के होते हैं, कुछ बुक्स के अंदर 4 टाइप के, 5 टाइप के, और हायर स्टडीज़ में 7 टाइप के। वो छोड़ो सब कुछ, क्वार्क 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। मैं डायग्राम के अंदर इस बात को बताता हूँ, मेरी बात को, क्या कि ये कौन है, प्रोटॉन, ठीक है, ये क्या है जी, प्रोटॉन है। ये 3 क्वार्क से मिलके बना होता है। क्वार्क तीन क्वार्क से मिलके बना होता है। क्वार्क टाइप 2 होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, ठीक है। अप क्वार्क पे चार्ज कितना हो, मतलब U प्लस D, एक प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है। अप क्वार्क पे चार्ज कितना होता है, +2e/3। डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना होता है, -e/3। एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का 1/3 स्मॉल e क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19। इस पे चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2/3। और डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना होता है, इस पे 2/3 और इस पे 1/3। तो आपको यहाँ आकर के और हिल गए कि अरे इलेक्ट्रॉन से नीचे भी चार्ज पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का भी फ्रैक्शन पॉसिबल है। हाँ, क्वार्क पे जो चार्ज है, क्वार्क्स पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से भी कम है, 2/3 और 1/3 है, ठीक है। इसी तरह से न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलके बना होता है, और उसमें 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क होते हैं। +2e/3 -e/3 -e/3, ये DUU, इनका टोटल करो +E, इनका टोटल करो 0। ये वाली बात तो आपको पहले से मालूम थी, ये वाली बात तो आपको पहले से मालूम थी, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ 0 आएगा, वो ऐसे आता है 0। यहाँ पे आकर के और आप उनके माइंड में ये कहा कि अरे भाई हम तो सोचते थे कि स्मॉलेस्ट चार्ज तो होता है कितना, E, माने कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और अब तो कोई नई बात कहा कि सामने, अब तो क्या स्मॉलेस्ट चार्ज क्या E/3 होता है, 2e/3 होता है, नहीं। इस बात को सुनो, क्या कि आप कहोगे कि स्मॉलेस्ट चार्ज तो हम सोचते थे आज तक कि कितना होता है, E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। तो क्या इससे भी छोटा चार्ज पॉसिबल है? मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। तो आप कहोगे भाई क्वार्क पे होता तो है, अभी तो बता रहे हो और अब मना कर रहे हो। नहीं, क्वार्क फ्री फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। प्रोटॉन क्वार्क से मिलके बना होता है, और न्यूट्रॉन भी। बेशक प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इस क्वार्क को अलग निकाल लूं जिस पे चार्ज कितना है, -e/3, और फिर उसको फ्री फॉर्म में अलग निकाल करके कह दूं कि देखो इलेक्ट्रॉन से स्मॉल चार्ज मैं ले आया। ये जो क्वार्क है प्रोटॉन में से अलग करना पॉसिबल नहीं है। फ्री फॉर्म में क्वार्क एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब क्या कि वो जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी क्वालिफिकेशन क्या है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, इट इज़ द स्मॉलेस्ट चार्ज। जो स्मॉल e है उसके ऊपर अपन ने एक डेजिग्नेशन दिया हुआ है कि स्मॉल e क्या है, इट इज़ अ क्वांटम ऑफ चार्ज। वो जो बात है, वो जो अपना स्टेटमेंट है वो सेफ है, वो अपना स्टेटमेंट यहाँ गलत नहीं हुआ, ठीक है। मान लो जिस दिन क्वार्क को अलग निकाल पाए प्रोटॉन से, तब आप कह पाओगे कि ये क्वांटम है जी। अब तो ये है चार्ज का क्वांटम, लेकिन अभी चार्ज का क्वांटम कौन है, E, 1.6 × 10⁻⁻19। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फ्री फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये क्वार्क्स की कहानी है। क्वार्क्स को आप क्या कह सकते हो, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
मीन्स दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर किससे मिलके बना है, मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल कौन है। आज तक आप बोल रहे थे कि मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, लेकिन आज के बाद बोलोगे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी क्वार्क से मिलके बने, तो मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल है क्वार्क, लेकिन ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे अपन लोग, वेज ऑफ चार्जिंग। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी कि किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए आपको करना क्या करता है, फंडामेंटली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के लिए आपको बॉडी को एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। उनमें से एक है फ्रिक्शन। आप दो बॉडीज़ को रब कर रहे हो तो क्या होगा, हथेली रगड़ो क्या होगा, हीट पैदा होगी, हथेलियाँ गर्म हो गई। ये जो हीट है उसका कुछ पार्ट वो एनर्जी के लिए स्पेंट होगा, वो एनर्जी को काम आएगा। कौन सी एनर्जी, विच इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सपोज ये दो बॉडीज हैं, बॉडी ए एंड बी, इन दोनों को आपने रब किया, ठीक है। बॉडी ए का जो मटेरियल है उसका वर्क फंक्शन सपोज 5 है, बॉडी बी के मटेरियल का वर्क फंक्शन 10 है। एक का वर्क फंक्शन कम है, दूसरी का ज़्यादा है, ठीक है। तो आप सोच के बताएं कि किस में से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। नहीं बता पा रहे तो मेरे एक एग्जांपल से सुनो। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, ये दो जेल हैं। इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के सरफेसेस के अंदर कैद रहता है, कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन कैद रहता है, ठीक है। वो जेल की तरह से कैद रहता है, जैसे एक कैदी जो है जेल में बंद है। इस जेल की जो दीवारें हैं 5 फुट ऊंची हैं, इस जेल की दीवारें 10 फुट ऊंची हैं, ठीक है। बताओ कौन सी जेल में से कैदी यानी कि इलेक्ट्रॉन के निकल के भाग जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देगी, जिसमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। इस बॉडी में केवल 5 एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये बॉडी जो है उसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगी। इसके इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसके कम है, तो ये लूज करेगा और दूसरे को गेन करना पड़ेगा, क्योंकि टच में है। दो बॉडी को टच करते हो, रब करते हो तो टच तो करना ही पड़ता है, तो टच है तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। दिस इज लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज गेनर, ये गेन करेगा, ओके। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, एक बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो नेगेटिव चार्ज हो जाती है, ठीक है। कौन सी बॉडी रबिंग करने पर, फ्रिक्शन करने पर कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो रही है, जिसका वर्क फंक्शन स्मॉल है, और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है वो बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो फिर अपने को कैसे पता पड़ेगा भाई कि कौन सी बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है ज़्यादा होता है। ये आपके नोट में जाओ, इससे ठीक ऊपर इसमें एक लिस्ट बनी हुई है, दैट पर्टिकुलर लिस्ट, द सीरीज इज कॉल्ड ट्रिबो सीरीज। आपको उससे मतलब नहीं है, ये जो है वर्क फंक्शन के असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, इनके अंदर आपको मटेरियल दे रखे हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि जो शुरू में जो मटेरियल आ रहा है उसका वर्क फंक्शन स्मॉल है, और फिर और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, ठीक है। सपोज ये बॉडी है पफ, पॉलीयूरेथेन फोम, अपनी भाषा में बोलें तो थर्मोकोल, ठीक है ना। और आजकल कुछ चप्पलें आ गई हैं बहुत हल्की होती हैं, वो भी स्पंज इज ए टाइप ऑफ फोम, ठीक है ना। चप्पल कुछ हल्के रबर की, हल्का सा रबर होता है बहुत हल्का, वो फोम है, ठीक है। और भी पैकिंग मटेरियल यूज काम लेते हैं, बहुत तरह तरह के फोम है, स्पंज भी एक टाइप का फोम है। तो जो फोम है, पॉलीयूरेथेन फोम, पफ है, ये बॉडी पफ की है जिसका वर्क फंक्शन कम है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। और इस लिस्ट के अंदर एक सबसे आखिरी वाली चीज़ को पकड़ लो। सपोज कोई भी आपने पॉलीथीन ले ली, ठीक है ना, या पीवीसी ले ली, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो थर्मोकोल और प्लास्टिक की चीज़, थर्मोकोल तो आपके घर पे अवेलेबल है, एक प्लास्टिक की चीज़ ले लो, कोई भी, जैसे मग्गा, कंगा, प्लास्टिक का मग्गा और थर्मोकोल को रगड़ा आपने,
फर्स्ट क्लास चार्ज हो जाएंगे। क्यों फर्स्ट क्लास बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही मरे मरे चार्ज होंगे नहीं बोल रहा मैं, फर्स्ट क्लास चार्ज हो जाएंगे क्योंकि ये लिस्ट के अंदर सबसे पहले बैठा हुआ है और ये लास्ट के अंदर बैठा हुआ है। इसका वर्क फंक्शन बहुत कम है, इसका वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा है। यदि आपने ऐसी दो बॉडीज़ ली होती जो कि इस लिस्ट में पड़ोसी हैं, जैसे आपने जो है सिल्क और फर लिया, ठीक है, फर पहले है क्या, बिल्कुल फर पहले है, और सिल्क थोड़ा बाद में, सॉरी नेक्स्ट सिल्क है। फर क्या होता है, कैट स्किन, ठीक है ना, कोई भी जानवर की स्किन है उसको फर बोलते हैं, ठीक है ना, बाल वाली स्किन। सिल्क वो भी एक तरह का थ्रेड है, वो भी एक तरह का कपड़ा होता है। यदि फर और सिल्क को रगड़ोगे, जो कि जिनके वर्क फंक्शंस के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा लेकिन बहुत ज़ोरदार चार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आपको कभी भी दो मटेरियल को बोल करके बोले कि बताओ इन दोनों मटेरियल को मैंने फ्रिक्शन किया तो कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा, तो आप उन मटेरियल्स के वर्क फंक्शन को स्टडी करो। जो लेस वर्क फंक्शन वाला है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, हायर वर्क फंक्शन वाला नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो बता दो कि आपके बाल और कंघी का मटेरियल, इनमें वर्क फंक्शन में क्या है, तो आप देख लो। हेयर कहाँ पे आ रहा है, कम वर्क फंक्शन वाला है, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और कंघा काय का बना होता है, कॉम्ब किस चीज़ का बना होता है भाई लोगों, आइदर इट इज़ पॉलीथीन, पीवीसी, ठीक है ना, एबोनाइट, इन चीज़ों का बना होता है, प्लास्टिक जैसी चीज़ों का बना होता है, ठीक है। तो आप समझते हो कि कंघा जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जो हेयर हैं, सूखे बाल हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। सूखे बालों क्यों बोला हुआ है ना, क्योंकि सूखे बालों में फ्रिक्शन पॉसिबल है। यदि वो बालों में वेट है या तेल लगाया हुआ है, गीले हैं, तो फिर फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होगा, एनर्जी पैदा नहीं होगी, एनर्जी पैदा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, फिर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ही नहीं, उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ठीक है, ओके। तो ये जो आपके नोट्स के अंदर कुछ लिस्ट भी थोड़ी सी दी हुई है, उसको भी ध्यान दें, नहीं तो आपको, ठीक है, ओके। फ्रिक्शन के डेली लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं, डेली लाइफ एग्जांपल्स, तो कि आप डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जो है ना फ्रिक्शन करता हुआ देखते हो। एक तो आपके कपड़े आपस में फ्रिक्शन होते हैं, आप स्वेटर उतारते हो सर्दियों के टाइम में, सोने से पहले स्वेटर उतारते हो, तो वो स्वेटर के अंदर चिट 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 चिटरिंग की आवाज़ आती है। उस स्वेटर को आपने ऐसे हैंग किया तो वो आपकी बॉडी में या किसी दूसरी चीज़ में चिपकने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट होकर के, क्यों, क्योंकि वो चार्ज हो गया, वो उसके बार बार रगड़ रगड़ के उसको चार्ज हो गया। यदि आप पीवीसी की चप्पल और नायलॉन के किसी कारपेट के ऊपर रगड़ के चल रहे हो तो आपका पूरी बॉडी चार्ज हो जाएगी आपकी, और आपकी पूरी बॉडी चार्ज हो गई और आपने किसी अपने छोटे भाई को टच किया तो थोड़ा सा शॉक लग सकता है ना, और ऐसे डेली लाइफ में कई बार होता भी है, ओके। और हवा जब चलती है तब वो एयर से फ्रिक्शन होकर के हवा भी चार्ज हो जाती है, हवा के पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं। वो एयर के जो पार्टिकल्स, जो ब्लोइंग एयर है, हवा के चार्ज पार्टिकल्स है, जो चार्ज अर्थ के ग्राउंड से रगड़ करके चार्ज हो गए, वो चार्ज जो है ना एयर के पार्टिकल्स ले जाते हैं कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर के अपर लेयर के अंदर ले जाते हैं, यानी कि ऊपर आसमान में ले जाते हैं, 4-5-10 किलोमीटर ऊपर वो चार्ज को ले जा करके एक्यूमुलेट कर देते हैं। वो चार्ज धीरे धीरे जमा हो जाता है, और फिर एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है स्ट्रेटोस्फीयर की, उस पर्टिकुलर जगह की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है, चार्ज को वो लोग संभाल नहीं पाता, तो वो चार्ज वापस अर्थ में जंप करता है। वो चार्ज जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जंप करता है तो आप उसको लाइटनिंग बोलते हो। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चार्ज जंप कब करता है, जब क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो, जब स्टॉर्म हो, जब आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, तो वो जो मीडियम है वो कंडक्टिव बन जाता है, कंपैरेटिवली कंडक्टर बन जाता है एक ड्राई और एयर के कंपैरिजन में। तो वहाँ पर खूब सारा चार्ज जो एक्यूमुलेट हो चुका है वो एक साथ जंप करता है, तो उसको लाइटनिंग बोलते हैं, बिजली गिरना बोलते हैं उसको। वैसे ये बात अलग है कि यदि कहीं आंधी तूफान आए नहीं तो फिर क्या होगा, वो फिर भी चार्ज टपक करके टपकता रहेगा, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होगा, वो सब जगह बराबर होकर के कूदेगा और वो अपने को
पता ही नहीं पड़ेगा। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस धरती पर, इस ग्लोब के ऊपर हर जगह, हर टाइम जो है ना, हर जगह पर बिजली गिर रही है, लेकिन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, इसलिए अपने को पता नहीं पड़ता है। आंधी तूफान और क्लाउडी जब मौसम होता है तब जो है वो बिजली ज़्यादा अमाउंट में गिरती है, तब अपने को वो रियलाइज फील हो जाती है, दिख जाती है बहुत ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से। ठीक है, तो लाइटनिंग का मूल कारण कौन है? हवा के और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन के वजह से वो चार्ज पैदा हो जाता है। एरोप्लेन और जो ट्रक्स हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस तक हवा में ट्रेवल करते हुए, हवा से फ्रिक्शन करते हुए उनकी बॉडीज़ जो है वो भी चार्ज हो जाती हैं। और जब वो पहली बार एरोप्लेन लैंड करता है तो वो सारा चार्ज जो है वो ज़मीन में, अर्थ में चला जाता है। यानी कि उसको अर्थिंग होना बोलते हैं, कि वो जैसे पहली बार एरोप्लेन टच किया ग्राउंड को, उसका चार्ज जो है, बॉडी का चार्ज पूरा का पूरा अर्थ में चला गया। लेकिन आप कहोगे कि उसके टायर तो रबर के होते हैं, रबर जो है ना चार्ज का कंडक्टर नहीं है, उसमें से, रबर में से चार्ज कैसे फ्लो होके जा सकता है? लेकिन रबर जो है ना वो कंडक्टर होता है। किसका? एरोप्लेन के जो टायर्स हैं उनको कंडक्टर बनाया जाता है, उसमें कार्बन मिक्स किया जाता है टायर्स में, टायर्स के रबर में। यानी कि टायर्स को कंडक्टर होना ज़रूरी है। मान लो वो ऐसा नहीं हो, कंडक्टर नहीं हो, चार्ज जो है वो एरोप्लेन की बॉडी पर ही जमा रह जाए, तो जो भी पहला बंदा उसमें से, एरोप्लेन में से निकलेगा, जैसे ही वो निकलेगा और वो अर्थ को टच करेगा तो वो शॉक खा जाएगा, क्योंकि उसके बॉडी के थ्रू पूरा चार्ज जो एक्यूमुलेट हो रखा है वो उसके बॉडी के थ्रू फ्लो होने की कोशिश करेगा। और जब भी बॉडी में, इंसान की बॉडी में चार्ज फ्लो होता है तब उसको शॉक का सेंसेशन होता है। किसी भी इंसान के बॉडी को चार्ज दे दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत स्मॉल अमाउंट का चार्ज दे दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हार्डली उसके बाल जो है ना वो चार्ज होने की वजह से रिपेल होकर के खड़े हो जाएंगे। जैसे शैम्पू लगाने पर क्या होता है, जब शैम्पू करते हैं अपन लोग तो अपने बाल ड्राई हो जाते हैं और एयर के फ्रिक्शन से वो चार्ज होकर के और रिपेल होकर के खुल जाते हैं, तो अपन लोग खुश होते हैं कि वाह मेरे बाल जो है ना बहुत सुंदर हो गए शैम्पू की वजह से। ओके, एक्चुअली वो जो बाल हैं वो चार्ज हो जाने की वजह से जो है वो ऐसे खुल जाते हैं रिपेल होकर के, ठीक है ना, तो बहुत बड़ी बात नहीं हो। लेकिन किसी बॉडी को जो है बहुत ज़्यादा चार्ज दे दो तो उसके बाल जो है ना वो इतने ज़्यादा खुल जाएंगे कि वो जस्ट ऐसे हो जाएंगे, मतलब वो जो है शैम्पू से भी तगड़े इस तरह के हो जाएंगे। लेकिन वो बंदा जो है ना अभी भी हंस रहा है, क्यों? क्योंकि उसको कोई बैड सेंसेशन नहीं हो रहा इस चार्ज हो जाने की वजह से। शॉक कब फील होता है? जब बॉडी के थ्रू चार्ज फ्लो हो, यानी कि करंट के उस कांटेक्ट में आ जाए तो चार्ज मूव करेगा। तो ट्रक्स में भी ऐसा होता है, जब लंबी लॉन्ग डिस्टेंसेस के अंदर वो ट्रक चलता हुआ जा रहा है तो उसकी बॉडी भी चार्ज हो जाती है, ट्रक्स की, कार की भी हो जाती है। तो फिर इनके टायर भी जो है वो कंडक्टर होते हैं, कार्बन मिक्स्ड होते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा सेफ्टी देने के लिए ट्रक के बॉडी के साथ आयरन की चेन्स जो है वो लगा के रखते हैं, और वो चेन जस्ट इतनी लटकी हुई होती है, ग्राउंड को टच होकर के चलती हैं, तो वो जो है चेन्स के थ्रू चार्ज वो जो है कोलैप्स होता रहता है, ज़मीन के अंदर अर्थ में जाता रहता है, जमा होता रहता है, क्रिएट होता रहता है बॉडी पर, और वो कोलैप्स होता रहता है, अर्थिंग में जाता रहता है, ठीक है। और ख़ास तौर से उन ट्रक्स के अंदर ये अरेंजमेंट करना ज़रूरी है जो पेट्रोल, डीजल और यानी कि पेट्रोलियम कैरियर जो ट्रक्स हैं उनके अंदर ये अरेंजमेंट करना ज़रूरी है। ऐसे करके और चार्जिंग के बहुत सारे फ्रिक्शन से चार्जिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वे ऑफ चार्जिंग क्या है? कंडक्शन। कंडक्शन के साथ एक वर्ड कनेक्टेड है और वो है कांटेक्ट। एक चार्ज बॉडी ए जो कि कैसी है? चार्ज है। कैसे चार्ज हुई है? किसी भी तरीके से, फ्रिक्शन से। मान लो फ्रिक्शन से इसको मैंने चार्ज कर दिया। दूसरी बॉडी है, बॉडी बी, कैसी है वो? जीरो चार्ज, इस पर चार्ज नहीं है। इन दोनों को कांटेक्ट करा दिया, कैसे? कंडक्टर वायर से, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन, किसी भी चार्ज को वायर से कांटेक्ट करा दिया, तो वो जो चार्ज है
वो इसमें फ्लो करके चला जाएगा। क्या सारा चला जाएगा? सारा नहीं, कुछ पार्ट। सपोज इसके ऊपर पहले चार्ज कितना था? 10। ज्वाइन करने से पहले इसके ऊपर चार्ज था 10। ज्वाइन करने के बाद में इन पे चार्ज हो गया 2 और 8, हो सकता है 5। इन दोनों में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कब होगा? जब ये दोनों बॉडीज मटेरियल, साइज और शेप तीनों मामले में बराबर होंगी। मटेरियल भी सेम, साइज भी सेम और शेप भी सेम, सब कुछ आइडेंटिकल होंगी जब दोनों बॉडी, तब इन दोनों में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। वरना बड़ी बॉडी में चार्ज ज़्यादा समाएगा, छोटी बॉडी में चार्ज कम होगा, कम समाएगा। ठीक है ना? छोटी बॉडी की कैपेसिटी जो है, चार्ज एक्वायर करने की कैपेसिटी कम होगी, उसमें कम हो जाएगा, कैपेसिटी के हिसाब से उसमें चार्ज जाएगा। लेकिन एक बात है कि फाइनल चार्ज जो है दोनों के ऊपर सेम नेचर का होगा। आपने नोटिस किया फ्रिक्शन के अंदर चार्ज जो है ना इन दोनों बॉडीज में कैसा आता है? एक में एक बॉडी है जो इलेक्ट्रॉन्स की लूजर है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स की गेनर है, उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। फ्रिक्शन से पक्का दोनों बॉडीज में चार्ज इक्वल अमाउंट का होता है, लेकिन अपोजिट नेचर का होता है। कंडक्शन के अंदर बॉडीज पर जो चार्ज की नेचर है, चार्ज का साइन है, वो पक्का सेम होता है आफ्टर द एक्शन। ठीक है, चार्ज सेम नेचर का होता है, लेकिन इक्वल होना जरूरी नहीं है। बॉडीज आइडेंटिकल हो तो इक्वल भी हो जाता है, ठीक है ना, पर सेम नेचर का होता है। इसमें भी ये भी हो सकता है कि इस पर पहले से कोई बॉडी, इस बॉडी पर पहले से कुछ चार्ज होता। सपोज इस पर पहले से कोई चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है? 14 है, +14 है, ठीक है, और बाद में क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। तो मतलब है मैं कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि इस बॉडी पर चार्ज होना की मनाही है कि नहीं होगा नहीं, ये बिल्कुल खाली होनी चाहिए चार्ज से, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस कांटेक्ट के द्वारा एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज जब फ्लो होके जा रहा है, उस फेनोमेनन को बोलेंगे कंडक्शन, ठीक है ना। हीट का जो फ्लो है उसको आप हीट कंडक्शन बोलते हैं, चार्ज के फ्लो को अपन लोग चार्ज का कंडक्शन बोलते हैं। इसके पर नेगेटिव भी हो सकता है। टोटल चार्ज पहले कितना था? +6, और बाद में कितना हो गया? सपोज 2, ठीक है ना। पर ये बात कहा मैंने कि कांटेक्ट करने के पहले चार्ज का साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, कुछ भी, लेकिन बाद में फाइनली दोनों का नेचर सेम होगा, दोनों सेम नेचर के होंगे चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट है इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? विदाउट कांटेक्ट। इंडक्शन के अंदर बॉडीज जो है उनमें कांटेक्ट, वो टच नहीं करती है। इंडक्शन के अंदर इंडक्शन ये वर्ड आपकी लाइफ में 2-3 बार आएगा, ठीक है। मैग्नेटिज्म में भी इंडक्शन आएगा, और एक पर्टिकुलर चैप्टर का नाम यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, और एक मैग्नेटिज्म में इंडक्शन। 3 बार इंडक्शन वर्ड आएगा। तीनों के अंदर एक बात कॉमन मिलेगी आपको कि जो बॉडीज़ के बीच में, पहली बात तो इंडक्शन जो है एक प्रकार का इंटरेक्शन है, दो बॉडीज़ के बीच में एक इंटरेक्शन है। उस इंटरेक्शन में दोनों बॉडीज़ के बीच में कांटेक्ट नहीं होता, फिजिकली दोनों की दोनों बॉडी टच नहीं होती हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें तो अलग अलग हैं हर एक के अंदर। एक बॉडी दूर से दूसरे बॉडी को मैग्नेटाइज कर देती है, मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। एक बॉडी दूर से ही बिना कांटेक्ट के एक दूसरी बॉडी को चार्ज कर देती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो गया। और एक मैग्नेट जो है ना दूर से ही किसी कॉइल में करंट फ्लो करवा देती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। वो सब चीज़ें बाद में आएंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, ज़रा इसको ध्यान से सुनो, इस पूरी कहानी को, कि एक बॉडी है जो इनिशियली न्यूट्रल है, ठीक है, और हर बॉडी नॉर्मली नेचुरली न्यूट्रल ही होती है। एक बॉडी है, मैं दूर लेके बैठा हूँ, बॉडी ए, ये मैंने प्लास्टिक का स्टैंड हैंडल लगा रखा है, इसको प्लास्टिक के स्टैंड पे, नॉन कंडक्टर स्टैंड पे बैठा रखा है, जिससे कि अर्थ के टच नहीं हो जाए, टच होकर के इसका चार्ज कहीं चला नहीं जाए। भेजेंगे लेकिन बाद में, अभी नहीं। ये बॉडी सपोज पॉजिटिव चार्ज है, काफ़ी दूर है, इसका इस पर कोई असर नहीं होगा। असर डालने के लिए तो करीब आना पड़ेगा। इस बॉडी को मैं पास लाया, जैसे ही मैं इस बॉडी को पास लाया, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या बोलेगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स को आओ, कहाँ आओ, इसके ऊपर कूद के मत आ जाओ,
करीब आओ। इसका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट करके और करीब बुला लेगा। यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी क्रिएट हो गई यहाँ पर, और जिस जगह से इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इनके चार्जेस को मैं थोड़ी देर के लिए Q1, Q2, Q3 बोल रहा हूँ, मेरे को पुकारने में आसानी होगी। मैं इनके आपको एक डेटा के साथ बात करता हूँ। बगैर डेटा की कोई बात होती है ना, सब बकवास। डेटा के साथ कोई बात करते हैं तो अपने माइंड में कुछ चीज़ डेवलप होती है। सपोज Q1 का वैल्यू है +10, ठीक है। Q1 का वैल्यू है सपोज +10, तो Q2 का वैल्यू, और Q2 का वैल्यू मैंने लिख रहा हूं, अभी लॉजिक भी बताऊंगा। इसका वैल्यू -6, माइनस तो एग्री है, इसका वैल्यू +6, इसका प्लस आप एग्री करते हो। दिस Q2 आइदर Q2 या Q3 वाला जो चार्ज है इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बॉडी पर चार्ज आ गया। इस बॉडी पर पहले चार्ज कितना था, 0। अब भी कितना है, दोनों का टोटल बताओ कितना है, अभी भी 0 ही है, चिंता की बात नहीं है। चार्ज टोटल चार्ज क्रिएट नहीं हो गया, चार्ज कभी क्रिएट थोड़ी होता है, चार्ज तो कंजर्व्ड क्वांटिटी है, ठीक। लेकिन इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, वे चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक है। ये दोनों में खास बात क्या दिख रही है, इक्वल भी हैं। क्यों, मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए, तो इस वाले पार्ट ने 100 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, उसने 100 इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है ना। और आपको मालूम है कि n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, इसने n इलेक्ट्रॉन गेन करे, इसका चार्ज कितना होगा, -ne। इसने n इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसका भी चार्ज होगा +ne। तो चार्ज का अमाउंट तो इक्वल है, इसलिए दोनों पक्का इक्वल होंगे, पहली बात। ये वाला वैल्यू इससे आइदर स्मॉल होगा, ये वाला वैल्यू या तो स्मॉल होगा इससे, या फिर इक्वल हो सकता है। ये वाला चार्ज इक्वल कब होगा, यदि ये कंडक्टर है तो ये कंडीशन होगी। इसको केवल याद रखो, काफी है कि कंडक्टर बॉडी के अंदर बराबर का चार्ज इंड्यूस कर देता है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला है इन दोनों के बीच में रिलेशन का, मैं इसको बोलता हूं QI, और इसको नहीं बोलता कुछ भी। Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू -Q1 - 1/εr। इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि εr, इसको क्या बोलते हैं, εr अपन ने अभी सुना नहीं है, 2-3 टॉपिक बाद में आएगा ये। इवन ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये 2-3 चैप्टर बाद डेराइव होगा, मैं तो पहले उठा के ले आया, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर भाई आप जब वो चैप्टर पढ़ चुके होंगे और जब आप रिवीजन कर रहे होंगे पूरे सिलेबस में, तो अपन लोग तब तो अपने लिए बहुत अच्छा लगेगा, वाह पूरे सिलेबस की चीज़ों को इकट्ठा करके ला दिया, बहुत अच्छे गुरुजी हैं, है ना। अभी मैं बताऊँ ही नहीं तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो इसके अंदर जब εr का वैल्यू आप समझने लग जाओगे तब वैल्यू पुट करके देख लेना। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ ना कि आप लोग जब रिवीजन करोगे तब आपको समझ में आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कंडक्टर के लिए εr का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट। 1/∞ कितना होता है, 0। एनी नंबर डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इज 0। कितना आया, -2। और ये तो मैं कह रहा था कि इस पे जो चार्ज है और इसका जो चार्ज है ये इक्वल होंगे पर अपोजिट साइन के होंगे, इक्वल है पर अपोजिट साइन के। कब, जब ये बॉडी कंडक्टर के लिए εr का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, ठीक है। सपोज ये बॉडी प्लास्टिक की है, ठीक है। सपोज ये बॉडी प्लास्टिक की है, पीवीसी इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिक, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पीवीसी प्लास्टिक का εr का वैल्यू सपोज 5 होता है, ठीक है। अलग अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी कितना आ रहा है ये, जस्ट 4/5 ऑफ Q, यानी कि 80%। इस पर चार्ज 10 है तो इस पर चार्ज होगा 8, इस पर भी 8 होगा। मतलब है कि इसका जो चार्ज है पक्का इससे स्मॉल ही होगा, इक्वल हो सकता है वरना स्मॉल होगा,
ठीक है ना, ज़्यादा नहीं हो सकता ये चार्ज, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इंडक्शन का मूल कारण कोई पूछे कि साहब इंडक्शन होता क्यों है, अपोजिट चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन जो है वो इंडक्शन का मूल कारण है, अट्रैक्शन की वजह से इंडक्शन होता है। इस पर अपन लोग और डिस्कशन करते हैं इंडक्शन की बात पे, ठीक है। चलो बाद में करेंगे, पहले एक बार अपन लोग एक चीज़ और निपटा दें। देखो चार्जिंग के जो वेज हैं, चार्जिंग के जो वेज हैं वो अपने बुक्स के अंदर 3 लिखे होते हैं, और वो क्या, वो ऐसा आपको लगता है कि 3 ही हैं धरती पर, 3 ही चार्ज हैं, ऐसा नहीं है। चार्जिंग के जो वेज हैं वो कई सारे चार्जिंग के वेज पॉसिबल है। और इवन जब आप बैटरी चार्ज कर रहे हो अपने मोबाइल की, वो भी, उसमें भी एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो भी एक तरह का चार्जिंग है। और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उसी बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन, नेगेटिव चार्ज को गेन कर रहा है, वो भी एक प्रकार के चार्जिंग है, ठीक है। एक चार्जिंग का तरीका है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी भी मेटल की सरफेस को आप धूप में रख दो, ठीक है, धूप जो है, धूप नाम की जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन्स लेकर के और उस मेटल सरफेस से बाहर निकल के भाग जाएंगे। उस मेटल सरफेस, वो मेटल सरफेस क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगी और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपके डेली लाइफ में ऐसा होता क्यों है, होता देखा क्यों नहीं आपने, होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना, जो अपने आप में एक चैप्टर है अपने सिलेबस के अंदर, बाद में आएगा, वो केमिस्ट्री में भी आती है, इसका जिक्र केमिस्ट्री में भी होता है। चार्जिंग के कई सारे वेज पॉसिबल हैं, ठीक है। इंडक्शन पे एक बार थोड़ा सा वापस लौट के आते हैं अपन लोग। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और वो ये कि एक चार्ज बॉडी, ठीक है, और एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। एक बॉडी चार्ज है और दूसरी बॉडी न्यूट्रल है, तो क्या इन दोनों पे फोर्स लग सकता है? तो आपका माइंड ये कहेगा कि भाई नहीं, दोनों का चार्ज होना जरूरी है। एक दो टॉपिक बाद में कूलॉम्स लॉ आ जाएगा, तब भी आप कहोगे कि हाँ कूलॉम्स लॉ तो ये बोलता है कि दो चार्ज बॉडीज के बीच में फोर्स लगता है। चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी के बीच में फोर्स तो नहीं लगता, लेकिन मैं लगा के बताता हूँ। देखो ये जो चार्ज है, इसकी वजह से इस पर चार्ज इंड्यूस हो गया, इसको मैं बोल रहा हूँ Q1, Q2, Q3। Q1 का वैल्यू सपोज 10, इसका वैल्यू सपोज -5, इसका वैल्यू +5, ठीक है ना। साइंस से मेरे को क्या साइंस से क्या पता पड़ता है, इन दोनों के बीच में Q1 और Q2 के बीच में फोर्स किस नेचर का होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन? तो आप कहोगे अट्रैक्शन होगा, ठीक है। FA फॉर अट्रैक्शन। FA का फॉर्मूला क्या है, कूलॉम्स लॉ, K Q1 Q2, ठीक है। FA किस किस के बीच में है, Q1 और Q2 के बीच में है। FA = K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, ठीक है। Q1 और Q2 के बीच के डिस्टेंस है x, तो यहाँ पर x² है। अब मैं बात कर रहा हूँ Q1 और Q3 के बीच में फोर्स कैसा होगा, दोनों सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, दोनों रिपल्शन होगा। F रिपल्शन कितना होगा, K Q1 Q3, Q1 और Q3 के बीच में लग रहा है ये रिपल्शन, अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो y, इसका इससे डिस्टेंस y, इसका इससे डिस्टेंस x, यहाँ पर क्या आएगा y² है। वैल्यू पुट करके देखें एक बार, Q1 का वैल्यू 10, Q2 का वैल्यू 5, ठीक है। x का वैल्यू भी कुछ भी बता दो, कुछ भी, जैसे 2,
एक्स का वैल्यू है 2 स्क्वायर, वाई का वैल्यू कुछ बता दो 4 स्क्वायर। Q1 कितना है, Q1 और Q2 तो वही हैं, Q1 और Q2 वही है, 10 और 5 है। आप मेरे को बता दो कौन सा वाला फोर्स ज़्यादा है, आराम से कैलकुलेट करो तसल्ली से, कौन सा फोर्स ज़्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। इस बॉडी पर कौन सा फोर्स लग रहा है, दोनों ही लग रहे हैं। ये बॉडी इसके इस वाले पार्ट को अट्रैक्ट कर रही है और ये बॉडी इस वाले पार्ट को रिपेल कर रही है। इस बॉडी पे इसके द्वारा दोनों ही फोर्स लग रहे हैं, ज़्यादा कौन सा लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है। नेट फोर्स कैसा होगा इसके ऊपर, अट्रैक्शन होगा। तो बोलो कंक्लूड करें, एक चार्ज बॉडी ने एक न्यूट्रल बॉडी को क्या किया, अट्रैक्ट कर दिया। उसके पीछे कारण कौन है, इंडक्शन। इंडक्शन नहीं होता, यानी ये Q2 और Q3 जो चार्जेज है ये जनरेट नहीं हुए होते, इंडक्शन नहीं होता, तो ये सारी कहानी नहीं होती। फिर तो आप कहते भाई तब तो फोर्स ही नहीं लगेगा, ये बॉडी इस बॉडी को फोर्स करेगी ही नहीं। इंडक्शन कब नहीं होगा, नॉर्मली जो वुड है या वुड है या पेपर है, इस तरह की कोई चीज़ें हैं, पेपर तो नहीं खैर, इस तरह की चीज़ें हैं वो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन कौन है जो इधर से इधर चल के आ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन। जिस बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं होते उसके अंदर पॉसिबल नहीं है इंडक्शन, ठीक है। तो आपने डेली लाइफ के अंदर से देखा क्या, यस, जब अपन लोग कॉम्बिंग करने के बाद, ड्राई हेयर में कॉम्बिंग करने के बाद में थर्मोकोल के टुकड़ों के ऊपर कॉम्ब को ले जाओ, वो थर्मोकोल के टुकड़े जो है अट्रैक्ट होकर के चिपक जाते हैं। उन थर्मोकोल के टुकड़ों के पास थोड़ी चार्ज था, चार्ज तो आपके कंघे के ऊपर था, और कंघे को आपने पेपर के, न्यूज़पेपर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं या थर्मोकोल के टुकड़ों के पास ले गए तो वो अट्रैक्ट होकर चिपक गए। वो इसी वजह से होता है, इंडक्शन की वजह से होता है, ठीक है। इसके अंदर एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ और है, और वो है, उस पर जाएंगे अपन लोग। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। एक काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि दो बॉडीज हैं, एक चार्ज है दूसरा न्यूट्रल है, ठीक है, और आपको मैं बता रहा हूं कि इन दोनों के बीच में फोर्स नहीं है। तो क्या हुआ, तो आपने क्या, आपको बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं होता, दोनों का चार्ज होना जरूरी है, ठीक है। सेकंड केस, एक बॉडी चार्ज है और दूसरी बॉडी न्यूट्रल है और दोनों के बीच में फोर्स है, ठीक है। तो आप एकदम से चौंक गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी भी बात करके चुके हैं अपन लोग कि एक बॉडी चार्ज है दूसरी न्यूट्रल है, तो उन दोनों के बीच में फोर्स कैसा है, कैसा होगा, अट्रैक्शन हो सकता है। इन दोनों के बीच में फोर्स अट्रैक्शन हो सकता है, कब, जब इसमें इंडक्शन हो जाए, तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाए तो ये अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट केस, एक बॉडी चार्ज है ठीक है, इस बॉडी पर क्या है, चार्ज है, ठीक है। उस पर क्या है पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाया, उस बॉडी पर चार्ज है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक चीज पता है आपको, इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो आप क्या कंक्लूड करोगे, पक्का इस पे चार्ज है। क्वेश्चन मार्क क्या बोल रहा था कि पता नहीं इस पे चार्ज है या नहीं है, कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन रिपल्शन लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है, फोर्स कैसा है, रिपल्शन, रिपल्शन फोर्स है। ये इस बात का सबूत है कि यदि एक बॉडी चार्ज है तो दूसरी भी चार्ज होगी, ठीक है ना। दोनों बॉडीज का चार्ज होना जरूरी है, तभी रिपल्शन पॉसिबल है, ठीक है। अट्रैक्शन कब कब पॉसिबल है, यदि ये बॉडी न्यूट्रल वाली, ये वाले केस को तो हटा दो, ठीक है ना। दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन हो रहा है। एक पॉजिटिव बॉडी है, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, कोई नई बात नहीं अपने लिए।
यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ भी अट्रैक्शन हो रहा है। ये बॉडी कैसी है, दोनों चार्ज हैं, दोनों ऑपोजिट चार्ज हैं, तो अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ पर दोनों बॉडीज कैसी है, एक बॉडी चार्ज है, दूसरी न्यूट्रल है। दूसरी बॉडी न्यूट्रल थी पहले, ठीक है ना, उनमें भी अट्रैक्शन पॉसिबल है। जब दो बॉडीज में रिपल्शन है तो पक्का ऐसा कब हो सकता है, केवल तब हो सकता है जब दोनों बॉडीज चार्ज हों और वो भी सेम नेचर की हों। रिपल्शन कब पॉसिबल है, जब दोनों बॉडीज चार्ज हों, ठीक है, दोनों बॉडीज चार्ज होंगी तब ही रिपल्शन पॉसिबल है। लेकिन अट्रैक्शन पॉसिबल कब, अट्रैक्शन कब कब पॉसिबल है, ये दोनों बॉडीज यदि अपोजिट चार्ज हैं तब तो होता ही होता है अट्रैक्शन। न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में भी अट्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है। मतलब क्या निकला कि यदि दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं, यदि दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप ये कंफर्म नहीं कह सकते कि ये वाली बॉडी जो है वो चार्ज है या नहीं है, पता नहीं, ठीक है। यदि ये बॉडी चार्ज है तो अपोजिट होगी, और यदि चार्ज नहीं है तो भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो ये वाली जो बॉडी है इसका आप इसके चार्ज होने को कंफर्म नहीं कर सकते। ये चार्ज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती तो भी अट्रैक्शन लग सकता है। यानी कि दो बॉडीज़ के बीच में यदि अट्रैक्शन हो रहा है तो कंफर्म नहीं कह सकते इस वाली बॉडी के लिए कि ये चार्ज है या नहीं है। लेकिन दो बॉडीज़ के बीच में रिपल्शन लग रहा है तो पक्का दोनों बॉडीज़ चार्ज होंगी और वो भी सेम नेचर की होंगी, ठीक है। काफ़ी फेमस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। चलते चलते अपन लोग एक आखिरी का टॉपिक कर लेते हैं आज का, और वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। ये तो खत्म हो गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन लोग। और ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक apparatus है। क्या काम आता है, चार्ज इलेक्ट्रिफिकेशन का को चेक करने का काम आता है कि कोई बॉडी इलेक्ट्रीफाइड है या नहीं है, ठीक है ना। इसके जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर क्या होता है, सिंपल आप इसको घर पे भी बना सकते हो, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट नॉन कंडक्टर यानी कि प्लास्टिक की बोतल, ट्रांसपेरेंट बोतल चाहिए, तो कोई भी पानी की बोतल उठा ली, उसमें आपने ढक्कन लगाया हुआ है, कॉर्क लगाया हुआ है, वो भी नॉन कंडक्टर है, और उसके अंदर आपको एक रॉड लगानी पड़ेगी। रेड कलर की क्या है भाई, कंडक्टर रॉड है, मेटल की रॉड है, ठीक है। इसके ऊपर एक कंडक्टर डिस्क या कोई भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। इसके रॉड के नीचे वाले एंड पर गोल्ड की या एल्यूमिनियम की फॉइल्स लगी हुई हैं। फॉइल का मतलब बहुत पतली लेयर वाली पन्नी, फॉइल। नॉर्मली ये फॉइल जो है ना ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल लटकी हुई है, नॉर्मली ग्रेविटी की वजह से, ठीक है ना। ऐसे नॉर्मली ग्रेविटी की वजह से दो फॉइल है ऐसे लटकी हुई है, ठीक है। ये भी मेटल, सब कुछ पूरा मेटल, रेड कलर का पूरा मटेरियल मेटल है, ठीक है। इसके पास में आप एक चार्ज बॉडी को लेके आए, तो क्या होगा, इस डिस्क पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। टच नहीं कर रहा मैं, टच भी कर सकता हूं, अभी टच नहीं कर रहा मैं, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के वजह से। इस पॉजिटिव चार्ज ने इन इलेक्ट्रॉन्स को बुला लिया, आ जाओ, कहाँ से बुलाया, इस पे से बुलाया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए। यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया, किस पे, इन पन्नियों पे, दोनों के दोनों फॉइल्स के विंग्स पे, दोनों लीव्स पे। इनको लीव्स भी बोलते हैं और फॉइल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो दोनों लीव्स हैं ये दोनों सेम चार्ज हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ, ये ऐसे थी और दोनों पे चार्ज अब पॉजिटिव आ गया, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ऐसे रिपेल होकर के ऐसे फैल जाएंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा इनके अंदर, फैल जाएंगे। इसको दूर हटा लो और फिर ये वापस नॉर्मल, इसको पास ले आओ, ये वापस फैल जाएंगे।
इस पे चार्ज ज़्यादा होगा तो इन पे भी ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा फैलेगी, इस पे चार्ज कम है तो ये कम फैलेगी। यानी कि इस पे चार्ज है या नहीं है इसका पता बता रही है। इस पे चार्ज है तो ये फैलेंगी, इस पे चार्ज नहीं है तो ये नहीं फैलेंगी। इस बॉडी को के इलेक्ट्रीफाइड होने को ये कंफर्म कर रही हैं। आपके नोट्स के अंदर जो नोट्स में डायग्राम बना हुआ है उसको ठीक करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, और आपको मैं दोबारा से सेंड कर दूंगा उसको करेक्शन करके। फिलहाल तो आप नोट्स के अंदर है जो यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है हमेशा, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा पैदा होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे और ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। तो आपके बुक में आपके जो नोट्स हैं उसके अंदर यहाँ प्लस लगाया हुआ है, यहाँ पे माइनस माइनस कर लेना आप लोग। ठीक है, ये आपको करेक्शन करना है। ये है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, उसके बाद में एक नोट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अभी के लिए जय राम जी, गुड नाइट।